नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। मैं हूं निधि तनेजा और मेरे साथ आज आप देख सकते हैं हल्ला बोल, युवा हल्ला बोल के अनुपम जी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर अनुपम जी हैं तो नौकरियों को लेकर खास तौर पर बात यहाँ होने वाली है। नौकरियों को लेकर अनुपम जी पहले तो बहुत-बहुत स्वागत, आपने टाइम निकाला, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि जी। अच्छा, आज आपको पता है कि आज 71,000 जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो बांटे गए। इसके पहले भी आपको याद होगा कि 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो बांटे गए थे। सबसे पहले तो मैं ये मतलब मुझे तो नहीं पता, आपसे जानना चाहूंगी ये पहले वाली भर्तियों के आ रहे हैं अभी, या नया ताजा तो कुछ हुआ नहीं है खास। देखिए निधि जी, ये बिल्कुल सही बात है कि नई ताजी तो कोई भर्ती निकली नहीं है। और जो कुछ बड़ी भर्तियां निकली भी हैं इस सरकार में, जैसे कि रेलवे की एक बड़ी भर्ती निकली थी 2019 में फरवरी में। उसको लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। और ये जी। जो पत्र वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मतलब हमारे जी। देश में कभी ये परंपरा नहीं रही निधि कि आईएएस ऑफिसर्स को भी नियुक्ति पत्र जो है वो प्रधानमंत्री या किसी विभाग के मंत्री जी या कैबिनेट मंत्री बांटे। लेकिन जी। अब इतना तमाशा बनाया जा रहा है इस ज्वाइनिंग लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को, और उसमें भी छल के साथ। मतलब कि कोई प्रोसेस कंप्लीट होता और ज्वाइनिंग लेटर देना होता तो दे दिया तो कोई बात है। ऐसे ऐसी भर्तियों में जो पूरी हो चुकी थी, जिसमें लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, उसमें दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। तो ये देखिए, मजाक चल रहा है, छलावा चल रहा है, तमाशा चल रहा है, और जो बेरोजगार युवा है उनके साथ मजाक हो रहा है एक ढंग का। और वो क्यों हो रहा है, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। देखिए, इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को ये स्पष्ट रूप से एहसास हो गया है कि उनकी जो विफलता है, वो जो भारी विफलता है रोजगार के फ्रंट पे। बड़े बड़े वादे करके आए और उन वादों को पूरा करना बहुत दूर की बात है। ठीक उसके उलट काम हुआ है। देश में बेरोजगारी राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है सरकारों की मेहरबानी से। तो अब सरकार को यह एहसास हो गया है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है युवाओं में इस वक्त। खास करके तब एहसास होना शुरू हुआ जब आपको याद होगा जनवरी में एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर इतने बड़े प्रदर्शन हुए देश भर में। जी। आपको याद होगा अग्निपथ के खिलाफ इतने बड़े प्रदर्शन हुए देश भर में। वो सिर्फ अग्निपथ या सिर्फ एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर इतने बड़े प्रदर्शन नहीं, वो हमारे देश के नौजवानों का गुस्सा था जो इकट्ठा हो गया था लंबे समय से, जिसको कोई माध्यम मिला अभिव्यक्त होने का, और वो एक्सप्रेस हो गया। तो सरकार को जी। यह एहसास है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, देश के युवाओं के साथ कितना छलावा किया है, और नौजवान कितने आक्रोश में हैं। और उसी आक्रोश को एड्रेस करने के लिए इस तरह के तमाशे गढ़े जा रहे हैं। लेकिन देखिए, भारत के युवा जो है वो इतने बेवकूफ नहीं है कि इस तरह की शोशाबाजी से, इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट से जो है उनको लगने लग जाएगा कि नहीं, हमें नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया। जी। और इस पर ही आज जो 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए, उसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने ट्वीट करके लिखा कि वोटरों को बरगलाने के लिए पीएम मोदी 71,000 नौकरी पत्र बांट रहे हैं। जिस सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हों, उसके लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जी। सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 8 साल में नौकरियां देनी थी 16 करोड़। चुनावी स्टंट केवल हजारों में। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आपने वादा तो किया था 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में, और उसके हिसाब से अगर हिसाब लगा लिया जाए तो अब तक 16 करोड़ हो जानी चाहिए थी। लेकिन हाल ही में आप जानते हैं कि जब अनाउंस हुआ अग्निपथ योजना की, जब घोषणा हुई, तब 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया अगले 1.5 साल के लिए मिशन मोड में। और जी। जी। आज भी ये बात दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मोड में हम काम कर रहे हैं और लगातार जो है वो संभावनाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुल रही हैं। लेकिन सवाल ये कि कब तक ये पुराने अपॉइंटमेंट लेटर्स को ही बांटते हुए उसको एक तरह से हाईलाइट किया जाएगा, दिखाया जाएगा। उनका क्या जो, अगर अनुपम जी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि ये जो अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटने की जो बात चल रही है, उसमें पुराने लोग हैं। यहाँ पर एक वर्ग जो है उसकी बात भी करनी चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर्स
एक वर्ग को खास तौर पर नहीं मिले हैं, आईएएफ एयरमैन के जो छात्र हैं। अपॉइंटमेंट ठीक लेटर्स बात। असल में मिलने चाहिए तो उन्हें मिलना चाहिए, जिन्हें जिन्हें बिल्कुल। सिर्फ इस बात की दरकार थी कि वो हाथ में नहीं आ पाया कभी अपॉइंटमेंट लेटर, और आज उनकी नियुक्तियां जो है वो रद्द हैं। अब उन्हें दोबारा एक सिरे से जो है वो एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए भी वो एज लिमिट में आप फॉल नहीं करते। तो खैर वो एक अलग किस्सा है, लेकिन उस सब के बावजूद विपक्ष का निशाना भी यहाँ इसी बात को लेकर है कि आपने जो वादा किया था, जो वादा करके आप सत्ता में बैठे थे, वो वादा दूर दूर तक आपने पूरा तो किया नहीं, बल्कि आप अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं, वो भी कुछ ठीक हजार जो है बात। अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। वादा आपने किया था करोड़ों की नौकरियों का। ठीक बात। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं निधि। देखिए, जो इस सरकार के वादे थे, वो तो खैर मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को याद होगा। और हम जब वादों की बात करते हैं तो एक बार रोजगार और नौकरी को अगर अलग-अलग करके भी देखें, मोदी जी ने 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा किया था। जी, रोजगार कितने आए आप देखिए, सीएमआई का आंकड़ा चेक कर लीजिए जाके। जी, रोजगार इस देश में सृजित कम हुए हैं, नष्ट ज़्यादा हुए हैं। नौकरियों की जहां तक बात है, अभी हाल में कहा गया कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी अगले साल भर में, मतलब कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक। और अभी आपने एक सवाल भी पूछा कि ये जो तमाशा चल रहा है, ये जो छलावा हो रहा है युवाओं के साथ, ये कब तक होगा? मेरा मानना है कि अगले लोकसभा चुनाव तक होगा। ये जो उन्होंने घोषणा किया था, इसी तरह हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में एक बड़ा इवेंट होगा जिसमें ढेर सारे ज्वाइनिंग लेटर्स बांटे जाएंगे। और वो कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, कि अपने विभागों में जिनको पिछले कुछ समय में ज्वाइनिंग मिली है, उनको ज्वाइनिंग लेटर बांटने का एक जो है सो रंगारंग गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम कर ले। लेकिन उससे समस्या एड्रेस नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, 10 लाख नौकरी देने की बात ये सरकार कर रही है अगले साल भर में। सच्चाई ये है, और सरकार ने ही ये आंकड़ा दिया है संसद में, कि पिछले 8 साल में इनसे 8 लाख नौकरियां नहीं दी गई। आप समझिए, 8 साल में 8 लाख नहीं दे पाए, 7,22,000 दिया, और एक साल में कह रहे हैं कि 10 लाख दे देंगे। और वो 8 लाख जो नहीं दे पाया, उसके लिए आवेदन 22 करोड़ ने किया था, उसके बावजूद नहीं दे पाए। जबकि हमारे देश में ऑलरेडी जो नौकरियां हैं, वो जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। भारत में मात्र 3, साढ़े 3, मैक्सिमम 4 के अंदर तक प्रतिशत है कुल रोजगार का, जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स है, सरकारी नौकरियां हैं, बहुत कम है। दुनिया के किसी देश का उदाहरण आप उठा लीजिए, आप कोई सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करने वाले देश का उदाहरण उठा लीजिए, या फिर अमेरिका या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे देशों का उदाहरण उठा के देख लीजिए। कुल रोजगार का 10%, 14%, 15-20% जो है वो पब्लिक सेक्टर में नौकरी होती है, मतलब सरकारी क्षेत्र में नौकरी होती है। हमारे देश में 4% भी नहीं है। और जो 4% भी नहीं है, उसमें भी भारी पैमाने पे रिक्तियां हैं। अभी जो आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 30 लाख लगभग नौकरियां जो है वो जी, रिक्त है, पद रिक्त है। मेरा अपना आकलन है कि वो उससे कहीं ज्यादा है। ये तो देखिए, ये 2018 की बात है, जब जो डेटा अवेलेबल था जिन विभागों का, उनको कोलेट करके समझ में आया कि लगभग कुछ जी, इतना है। सच्चाई जी, ये है कि अगर सरकार ईमानदारी से आंकड़े बताने लग जाए, तो केंद्र और राज्य सरकारों का मिलाकर हो सकता है लगभग 1 करोड़ पद खाली हो, स्वीकृत पद जो रिक्त है। हम ये कह रहे हैं कि जो स्वीकृत पद की संख्या है वो भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ आई वॉशिंग हो रहा है, और अपने पूरे प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए ढोल नगाड़ा बजाया जाता है, थैंक यू मोदी जी किया जाता है, एकदम गाजा बाजा बजाया जाता है कि खूब नौकरी दे दिया सबको, खूब रोजगार दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस देश के नौजवान, शिक्षित युवा बहुत परेशान है। देखिए, आज बिहार में बीपीएससी को लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है। हमारे कई जी, अभ्यर्थी साथी हैं जो आक्रोशित है इस वक्त पटना में। बीपीएससी में अनियमितता को लेकर अलग एक सवाल है। पेपर लीक पिछली बार हो गया था। पेपर लीक परीक्षाओं का हो जाता है और सरकार को कभी समझ में नहीं आता है कि भाई सरगना कौन था। और बिहार जी, में तो मैं बहुत मजेदार बात देखता हूँ, एक इसका जिक्र करना जरूरी है। बिहार में बिल्कुल शीर्ष पद पे बैठे आईएएस अधिकारी, जिनका एक्सेस पता नहीं सरकारी तंत्र में कहां कहां होगा, ऐसे जी, लोग जिनके पास 1 मिनट का समय नहीं होना चाहिए था अपने काम के अलावा, वो लगे हुए हैं कोचिंग संस्थान चलाने में कि हम भाई जो तुम बीपीएससी क्वालिफाई करवाएंगे। शीर्ष पद पे बैठे आईपीएस अधिकारी जो है जिले जिले घूम के जो है सो सभा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि इस सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको
जिनसे मतलब ना, अगर आम लोगों को मिलना हो किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर से तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, मुलाकात नहीं होगी साल भर तक उनसे। उनको इतना काम, ऐसा प्रतीत होता है कि वो इतने व्यस्त है, लेकिन उन्हीं में से ऐसे ऐसे अधिकारी भी बिहार में हैं जो अलग जो है सो राजनीतिक कार्यक्रम करने लग जाते हैं, जो कम से कम दिखने में राजनीतिक लगता है। ऐसे लोग जो कोचिंग संस्थान चलाने लग जाते हैं, कहते हैं कि हम कोचिंग देंगे बीपीएससी के लिए। भाई आपकी सरकार, आप सिस्टम में है और आप कोचिंग देंगे और फिर आपका नाम आप आरोपी हो जाते हैं पेपर लीक जब होता है तो। उसकी भी ढंग से जांच हुई कि नहीं हुई, सरगना पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं। जब आंदोलन होता है, दबाव बनाया जाता है, तो एक दो लोगों को पकड़ के बता दिया जी जाता है कि यही थे जो पूरा नेक्सस चला रहे थे, तो उसके बाद तो फिर से पेपर लीक होगा। देखिए, भर्ती प्रक्रिया को लेकर हमारे देश के नौजवानों के बीच बहुत ज्यादा अविश्वास है इस समय। भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है निष्पक्ष है। समयबद्ध तो नहीं है, समय पे तो नहीं पूरी होती है, वो तो हम और आप सामने से देख रहे हैं, लेकिन वो जी निष्पक्ष है, इस बात को लेकर भी भारी शंका है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि इसको पूरी की जाती। हमने कई समाधान सुझाए थे, इसको लेकर हमने तो लगातार आंदोलन किया है। पहले दिन से मैं कई सारी जी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें कर रहा हूँ, आयोगों को लिख रहा हूँ, सरकारों को लिख रहा हूँ। हमने अभी जी यात्रा किया था हाल में, बिहार के सभी जिलों में कार्यक्रम हुए जी भारत रोजगार संहिता को लेकर। उस पर अगर आप बात करना चाहें तो उस पर भी हम 2 मिनट विस्तार से बात बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी और आज आप आए हैं तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो आपकी पहल है अपनी तरफ से समयबद्ध तरीके से चाहे वो भर्तियाँ पूरी करना हो और ये सबसे बड़ी परेशानी यही नज़र आती है कि एक बार जो नौकरियाँ हैं वो घोषणा तो कर दी जाती है, भर्तियों की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया कहाँ पहुँचती है, कहाँ नहीं पहुँचती, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये समस्या इससे कोई नकार नहीं सकता कि कोई जवाबदेही तय करने वाला नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि अब जैसे आज की तारीख में आप मान लीजिए 71,000 अगर अपॉइंटमेंट लेटर्स निकाले गए, 75,000 पहले निकाले गए। अगर आपको कह दिया जाए कि 2024 जो है वो आने वाला है, 1.5 साल जो मिशन मोड में काम था वो भी अब खत्म होने वाला है। आपको क्या लगता है 1.5 साल जब ये निकल चुका होगा, 2024 आने वाला होगा, क्या तब तक भी ये 10 लाख नौकरियां असल में क्या ये 10 लाख वाला वादा भी पूरा हो पाएगा? निधि, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर सकती, और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कह सकता हूं, और पिछले जो 2 कार्यक्रम हुए हैं नियुक्ति पत्र वितरण के, उन कार्यक्रमों में से इनकी जो नीयत उभर के आ रही है वो देखकर मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कोई 10 लाख नौकरी मिलने वाली बात नहीं है जो साल भर में मिलेगी। हो सकता है ये जो रेलवे की भर्तियां चल रही है इसको ये लोकसभा चुनाव से पहले पूरा कराने की कोशिश करे, जिससे एक बड़ा चंक आएगा जिसको ये क्लेम करेंगे कि हमने इस साल नौकरी दी, जो असल में 5 साल पूरी मतलब समझिए पंचवर्षीय 2019 में योजना। शुरू हुआ। जी, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो भर्ती निकली, और 2024 में लोकसभा चुनाव होगा तो भर्ती पूरी होगी। मतलब नेताजी चुनाव लड़ेंगे जी। तभी जो है युवाओं का भला होगा, उसके बिना उनको चिंता ही नहीं होगी। उसको वो गिन लेंगे 10 लाख में। कुछ जो और अग्निवीरों इनको की भी भर्ती क्या करेंगे दिया जाएगा? 4 साल जो के है कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पे, लेटर जी, जो ये 4 साल के अपॉइंटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्ट। भी बाँटे जा रहे हैं, जो ये अपॉइंटमेंट लेटर्स आज बाँटे गए, पहले बाँटे गए, इनको भी इसी पूरी नाव में जो है वो भी इस नाव में सवार हो जाएँगे और इन्हीं को बिल्कुल 10 गिना लाख जा रहा के होगा। हाँ, हाँ, वही हो रहा होगा। और इतना ही नहीं, मैं तो और बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि जिन अग्निवीरों को ये नियुक्त अगर करेंगे अगले साल भर के अंदर, जो असल में कॉन्ट्रैक्ट का जॉब है, 4 साल के ठेके जी, का जॉब है, उसके बाद उनको जो है पेंशन भी नहीं मिलना है, उसको भी ये जी, काउंट करेंगे। और मेरा कहना है कि अगर सरकार को सच में नियुक्ति पत्र देना है, तो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके, भर्ती प्रक्रिया में चयनित होके, सफल होके, एयरफोर्स के अभ्यर्थी थे जिनको आपने खारिज कर दिया अग्निवीर लाने के नाम पे, जी, इतने डिप्रेशन में आ गए और इतने तरह तरह की खबरें आई देश भर से कि अग्निवीर के कारण, अग्निपथ स्कीम के कारण युवाओं ने आत्महत्या तक किया इस देश में। उस उनको दीजिए ना ज्वाइनिंग, जिन्होंने पूरे प्रोसेस को ईमानदारी से कंप्लीट किया और वो डिजर्व करते थे कि उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता। उनकी ज्वाइनिंग लेटर आपने रोक ली और अग्निपथ ले आए। आपको देना है ज्वाइनिंग तो आप उन एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों को दीजिए जो नागपुर जी, से पैदल मार्च कर रहे थे, जिनको आप दिल्ली पहुंचने नहीं दे रहे थे, कभी आगरा में उठा लेते थे, कभी फरीदाबाद में उठा लेते थे, परेशान करके रख दिया उनको। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, जो मेडिकली क्वालिफाइड है, जो ज्वाइनिंग लेटर सिर्फ मांग रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं देना है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर देने का तमाशा करना है।
और वो बिल्कुल प्रधानमंत्री बैठ के अब सरकार के हर सरकारी कर्मचारी को ज्वाइनिंग लेटर प्रधानमंत्री बांटेंगे। इससे एक बात ये भी समझ में आता है निधि, कि इनको इस वक्त कितना डर है। इस बात का डर है कि रोजगार और नौकरी ये दे नहीं पा रहे हैं, और इस बात का भी इनको डर है कि इस देश के युवाओं में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। अगर वो एकजुट होकर खड़े हो गए तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि ज्यादा लंबे समय तक अनदेखी करे। आप देखिए, अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन कहीं हुए और हम जैसे लोगों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। ये डर नहीं तो क्या था? वरना क्या कोई मतलब है? आज तक वो प्रूव नहीं हो पाया, केस भी खारिज हो गया, खत्म भी कर दिया सरकार ने। मतलब कि हमने कुछ नहीं किया और जेल के दर्शन भी करवा दिए सरकार ने हमसे। तो ये डर नहीं है तो क्या है? और ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये भी डर से कर रहे हैं ये इस कार्यक्रम को, और इसमें कोई पॉजिटिव इंटेंशन नहीं है। देश में रोजगार नौकरी की स्थिति को बेहतर करने का इंटेंशन नहीं है, पब्लिक सेक्टर जॉब्स में जो कमी है उसको पूरा करने का इंटेंशन नहीं है। आप देखिए, जो भारी पैमाने में हमारे देश में 10-11 लाख तो शिक्षकों के पद रिक्त हैं अलग अलग राज्यों में। देना है नियुक्ति पत्र तो उनको दीजिए ना, जो क्वालिफाई होके बैठे हुए हैं। बिहार में स्टेट क्वालिफाई होके बैठे हुए हैं, नए 7वीं चरण की बहाली की मांग कर रहे हैं, उनको प्रक्रिया पूरी करवाइए। स्टेट 2011 वाले बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने को। भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षकों, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, वहां दीजिए ना नियुक्ति पत्र। तमाशा बंद करिए, सच में नौकरी रोजगार देना है तो दीजिए। और आप बाकियों को तो गुमराह कर लेंगे, मतलब जिनको नहीं समझ में आता है कि मतलब क्या किया जा रहा है, उनको तो आप प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए गुमराह कर लेंगे। लेकिन जो सच में भुक्तभोगी हैं, जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना निधि। वो तो देख के समझ रहा है कि ये तमाशा चल रहा है। जी। और अनुपम जी, हम मतलब पॉलिटिकली हम बात करते हैं, क्योंकि मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल बन भी चुका है, और महंगाई हो, बेरोजगारी हो, वो 2024 के पहले बहुत ही अहम मुद्दे हैं। और उनको हमने पिछले काफी उदाहरण भी देखे जब ये मुद्दे उठे भी, और देश में कहीं ना कहीं एक माहौल बना भी और बन भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आपकी एक पहल है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि वो पहल आखिर है क्या। और मतलब बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल दिमाग से मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जी लोग जी। जो है, जो एक आम युवा है, उसे एक बार के लिए पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, उसे नहीं पता कि कौन क्या क्यों करता है, कब करता है। और मतलब उससे अगर परे हट के हम बात करें, स्ट्रीमलाइन करने के लिए पूरे भर्ती प्रक्रिया है, नौकरियां हैं, स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपका क्या सुझाव है, आपका क्या जी प्रपोजल है जिसको लेकर आप शहर शहर जा रहे हैं? जी। जी, निधि, आपके माध्यम से मैं एक तो खास तौर पे उन युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हताश और निराश हो रहे हैं, अपने भविष्य को अंधकार में देखकर, एक अनिश्चितता का भाव जो उनके अंदर आया है, उसके कारण जो निराशा है और जिसके कारण फिर अलग-अलग कदम भी उठा रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय है कि सब लोग मिल-जुल कर, एकजुट होकर संघर्ष करें, सकारात्मक ढंग से करें, और इस निराशा और को समाधान की दिशा में ले जाएँ। ये जो हताशा है, इसको उम्मीद की दिशा में ले जाएँ, और उसका बड़ा आसान तरीका है। देखिए, आप ये मानते रहेंगे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो किसी आयोग के किसी अफ़सर की गड़बड़ी के कारण हो रहा है, तो फिर समाधान नहीं निकलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हर जगह, हर विभाग में, हर आयोग में एक ही कहानी है। असल में इस देश के युवाओं के साथ जो हो रहा है, वो इस देश को जिस नीति और राजनीति के अंतर्गत चलाया जा रहा है, उसका नतीजा है जो युवा भुगत रहे हैं। ये नौजवानों को, नवयुवतियों को समझना पड़ेगा। उनको लगेगा कि नहीं, पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड है सब चीज़, तो फिर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पहले तो उन नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो लोग हमारे आंदोलन से वाकिफ़ हैं, जिन लोगों ने मुझे सुना है, मुझे काम करते देखा है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम बात करते हैं, तो हम समस्या और फिर उसके समाधान की बात करते हैं। हमारी बात में कोई छीटाकशी नहीं होती, कोई व्यक्तिगत हमला नहीं होता। हम किसी को गिराने और किसी को उठाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि एक सीरियस क्राइसिस है इस वक़्त देश में, बेरोज़गारी का, और उसका एक समाधान है जो हमको लगता है। उसी समाधान, उसी प्रस्ताव को लेकर अभी हमने पूरे बिहार में हल्ला बोल यात्रा की थी। गुजरात में सम्मेलन हुआ, अहमदाबाद में इतना बड़ा, उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम होने वाला है, और सबको साथ आके एकजुट होके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वो समाधान प्रस्ताव है क्या? देखिए, उसको हम कह रहे हैं भारत रोजगार संहिता। मतलब शॉर्ट में उसको कहते हैं भरोसा।
हम सरकार से भरोसा मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि हमको ये भरोसा दीजिए। इस भारत रोजगार संहिता यानी कि भरोसा के 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु सरकारी भर्तियों को लेकर, जिसको लेकर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों भर्तियों को लेकर किस बात को लेकर सबसे ज्यादा असंतोष है? इस बात को लेकर है कि बड़े पैमाने पे रिक्तियां हैं जो भरी नहीं जाती हैं, और अगर फॉर्म निकल जाए, अगर विज्ञापन आ जाए, तो समयबद्ध ढंग से, निष्पक्ष ढंग से भर्ती पूरी नहीं होती है। यही है शिकायत, इसी को लेकर हर बार एजिटेशन होता है। हमने कहा है और एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके हमने पूरा एक भर्ती आचार संहिता तैयार किया, मॉडल एग्जाम कोड, जो ये कहता है कि अगर इसको लागू कर दिया जाए तो विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया अधिकतम 9 महीने में पूरी हो सकती है। किसी भी भर्ती परीक्षा में, चाहे 2 टियर एग्जाम हो, चाहे 3 टियर एग्जाम हो। एसएससी की ऐसी भी परीक्षाएं हैं हमारे देश में जो 3 टियर एग्जाम प्रोसेस है, वो सारी भर्ती यानी प्रक्रिया मैं 9 पूछना महीने में चाहूंगी, मैक्सिमम पूरी हो सकती है। जी जी। इस पॉइंट पर एक सवाल दर्शकों की भी समझ के लिए, आपने कहा कि विज्ञापन से लेकर भर्ती तक मतलब पूरा जो प्रोसेस है वो 9 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। पूरी तरह से पॉसिबल है। हमने इसमें 1-1.5 महीने का बफर टाइम रखा है निधि। हम लोगों ने जब इस पे पूरा एनालिसिस किया, और ये हम लोगों ने मतलब सिर्फ कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स ने नहीं, जी। एक्सपर्ट्स ने, जिन लोगों को अनुभव है इस तरह की परीक्षाएं कंडक्ट कराने का, उस तरह के अधिकारी जिन्होंने उस तरह के काम किए हैं, वैसे कोचिंग के वो शिक्षक जो दिन रात इसमें डूबे रहते हैं, और वैसे भुक्तभोगी छात्र जो जिनको सालों का अनुभव हो गया इस तरह की परीक्षाएं देने का, उन सब से विचार विमर्श करके हमने देखा कि देखिए, एक तो टाइमलाइन होना चाहिए ना, कि विज्ञापन निकला तो एक डेफिनेट टाइम होगा कि इतने दिन में आपको फॉर्म भरना है, एक आखिरी तारीख होती ही है। अब फॉर्म भरने के बाद आपका प्रवेश पत्र आ जाए, उसकी भी तो कोई तय समय सीमा होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने फलाने एग्जाम का फॉर्म भरा था, 1-1.5 साल हो गए, पता नहीं अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। हमारे देश में होता है ऐसा, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। उसके लिए कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए। ये तो होना चाहिए ना कि 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में अधिकतम जो है एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। और एडमिट कार्ड आ जाए तो प्रीलिम्स कितने दिन में हो जाए, इसका भी तो एक कोई मापदंड होना चाहिए। प्रीलिम्स कितने दिन में होता है तो आंसर की कितने दिन में आ जाए, इसका भी मापदंड होना चाहिए। रिजल्ट कितने दिन में आ जाए, इसका भी मापदंड होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पे चुनाव कंडक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही गर्व का विषय है हमारे देश के लिए, हमारे तंत्र के लिए। देखिए, जो लोकसभा इलेक्शन है हमारे देश में, कितना बड़ा एक्सरसाइज है, लेकिन करते हैं ना। मॉडल इलेक्शन कोड लागू होता है, चुनाव आचार संहिता, सब उसका पालन करते हैं, कैंडिडेट से लेकर अधिकारी तक, आम नागरिक तक, सब लोग करते हैं। और कभी आपने सुना है कि पोलिंग की तारीख जो है 4 दिन आगे चली गई, रिजल्ट का जो डेट है वो 2 महीने बाद आएगा, या पता ही नहीं, कभी नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, हम इतने बड़े एक्सरसाइज को कर सकते हैं, तो एक भर्ती परीक्षा कराना उसी सिस्टम के लिए कौन सा भारी काम है, अगर इच्छा शक्ति हो तो हम ये कह रहे हैं किसी तरह की एक संहिता भर्ती परीक्षाओं के लिए होनी चाहिए, और जो पूरी ना हो, अगर जिसमें कोई अगर त्रुटि हो तो कोई ना कोई जवाबदेह हो। आज के समय में क्या है कि किसी को पता ही नहीं है कि अकाउंटेबल कौन है, मतलब सिस्टम दोषी है। कौन व्यक्ति होगा जिसको हम कोर्ट ले जा सकेंगे कोई गड़बड़ी के मामले में, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो पहला बिंदु तो हमारा जो भारत रोजगार संहिता है, भरोसा, उसमें ये है। दूसरा रोजगार को लेकर है, खास करके देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड के कई इलाकों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर लोग जाते हैं, और करने क्या, ठेला चलाने के लिए और बोझा ढोने के लिए, न्यूनतम आय पर काम करने के लिए, देश के हर शहर के लेबर चौक पे खड़े होने के लिए। तो अगर मिनिमम वेज पे ही काम करना है, तो लोगों को अपने घर के पास रोजगार का अधिकार क्यों ना हो? अरे किसी को बड़ी सैलरी मिल रही हो तो जाए, जापान चले जाए, अमेरिका चले जाए, किसी भी शहर में जाए देश के, कोई दिक्कत नहीं है, महीने के 5 लाख रुपए सैलरी मिलना है तो। लेकिन मिनिमम वेज पे जिसको काम करना है, उसको क्या जरूरत है कि वो बिहार के मधेपुरा से, दरभंगा से, बांका से, भागलपुर से, या जौनपुर से उत्तर प्रदेश के, या छतरपुर से मध्य प्रदेश के बेंगलोर जाए, अहमदाबाद जाए, वहां के लेबर चौक पे खड़े होने के लिए? क्या ये सरकारों का फेलियर नहीं है? तो हमने दूसरा बिंदु जो भरोसा का कहा, वो ये कि रोजगार की गारंटी होनी चाहिए अपने घर के 50 किलोमीटर के दायरे में। और तीसरा बिंदु कि उन सरकारी उपक्रमों को जिनको आज बेचा जा रहा है लगातार एक के बाद एक, जिसका नौकरियों पे प्रभाव पड़ रहा है और इनइक्वालिटी पे असर पड़ रहा है, जो नीति, जिस नीति के अंतर्गत यह देश अभी चल रहा है कि मुनाफे का निजीकरण हो रहा है और घाटे का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, जिसको मैं निजीकरण राष्ट्रीयकरण नहीं कहता हूं, मैं मोडानीकरण कहता हूं उस नीति को।
उस नीति को बंद किया जाना चाहिए। उसका सीधा असर पड़ रहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, नौकरियों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। देखिए, ये भारत रोजगार संहिता लेकर ही मैंने पूरे बिहार में अभी 16 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक यात्रा की। बिहार के हर जिले में कई हमारे साथी लोग जान रहे हैं, सबने हिस्सा लिया, और मुझे कहीं पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और किसी भी पार्टी का समर्थक हो, मैं ये भी कह रहा हूं, उनसे जब हम ये बात करते थे तो हर कोई सहमत था कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए, और आप लोग आगे बढ़िए, हम सब मिलजुल कर इसको लागू कराएंगे। तो ये एक बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है जमीन से। आम लोगों को कई बार वो दिखता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग टीवी अखबार में उतना नहीं दिखते, टीवी अखबार में वही दिखता है जो सरकार चाहती है। लेकिन एक आंदोलन नीचे से तैयार हो रहा है, जमीन से तैयार हो रहा है। उसका हिस्सा देश के नौजवान बने, इस देश के भविष्य को बेहतर बनाए, सिर्फ अपना ही भविष्य नहीं। हाँ, देखिए, हम देश के यूथ का फ्यूचर ही तो, उसका कलेक्टिव फ्यूचर ही तो देश का फ्यूचर है। तो अपने भविष्य के लिए जब देश के युवा लड़ेंगे तो देश के भविष्य के लिए लड़ रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे। आज उसकी जरूरत है बहुत ज्यादा, और हम उसको अंजाम तक ले जाएंगे। ये जो भरोसा है, आपसे भी निवेदन है, आपके जितने मित्र होंगे मीडिया में उनसे भी निवेदन है कि कम से कम अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले, वो चाहे सरकार का प्रवक्ता ही हो, जो गलत साबित करे हमें, वो कहे कि हम फिजूल की बातें कर रहे हैं, वो कहे कि हमको ज्ञान नहीं है, कुछ भी कहे ना, लेकिन इस पर बात तो करे। कम से कम आकर कहे ना कि आप जो डिमांड कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, फलाने रीजन से पॉसिबल नहीं है। लेकिन उल जलूल मुद्दों पे तो खूब बात होती है हमारे देश में। इस पर बात करने वाला कोई है नहीं, इस पर चर्चा करने वाला कोई नहीं है, इस पर लिखने वाला कोई नहीं है, इस पर रिपोर्ट बनाने वाला कोई नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है इस समय। जी। और क्योंकि आपने यहाँ मुद्दों की बात की, इसलिए हम मुद्दों की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि बाकी बातें बहुत जगह हो रही हैं, लेकिन मुद्दे की बात यही है, बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि लोग और युवा देश के जिस चीज से, जिन मुद्दों से त्रस्त हैं कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है अनुपम जी, जो आपने भी कही, कि यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। ये तय नहीं होता है कि अगर एक पर्टिकुलर 2019 में अगर कोई भर्ती आई थी, तो वो इतने सालों तक नहीं आई, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अब ऐसे में कई कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिर 5 साल बाद कुछ का कुछ हो जाता है, भर्तियां जो है अपने कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाती, और ऐसे में छात्रों के 4-5 साल लूज आउट हो जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि कोई भी एक बच्चा अगर सरकारी एग्जाम देता है, 1 देता है, 2 देता है, उस बीच में उसके लिए कितना नुकसानदेही हो जाता है। मतलब सरकारी नौकरी का एग्जाम देना पाप समान हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। देखिए ना, हम अब आप मान के चलिए, ये जो एक बिहार में एक परीक्षा है, एक एक भर्ती है बिहार एसएससी की, जो 2014 में निकली थी वो भर्ती। आप देखिए, जी 2000 हो गया, मतलब 8 साल। अब शायद वो उसमें नियुक्ति मिलना शुरू हुआ है। आप समझिए, 8 साल अगर एक भर्ती को लग रहा है, इसका मतलब कि जो 26 साल का नौजवान जिसने फॉर्म भरा था, जिसने अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था, वो आज 34 साल का हो गया होगा। आप समझिए उसके साथ क्या बीतती होगी। और उसने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करके अपने गांव, समाज, अपने रिश्तेदारों को बता दिया होगा कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है, और अब मुझे जो है सो जी अगले चरण, या अगले चरण को क्वालिफाई कर लिया और कह दिया कि अब ज्वाइन करने जाना है, तो आप समझिए उस पर किस तरह का पीयर प्रेशर होगा, उस पर जी किस तरह का उस सोसाइटी का प्रेशर होगा, जिसको वो जवाब नहीं दे पाता होगा। और हमारा सोसाइटी भी ऐसा है कि बेरोजगार नौजवान को जाकर ये समझाता है कि तुमको अगर नौकरी नहीं मिली है तो गलती तुम्हारी है। हम मानते ही नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मायने में। और फिर वो समझिए, वो युवा जो खुलकर अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से भी अपनी मन की व्यथा साझा नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उस डिप्रेशन में क्या करेगा। इसलिए आज देखिए, आज इस वक्त देश में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण यूथ सुसाइड की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, वो बेतहाशा ढंग से बढ़ गए हैं। हम कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, और अगर युवाओं के देश में युवा आत्महत्या कर रहा हो, इससे इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे इस देश के लिए क्या हो सकता है। और उस पर अगर संसद में चर्चा नहीं हो रही है, मीडिया में और अखबारों में उस पर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए थी कि यूथ, भारत दुनिया का सबसे युवा देश
और दुनिया के सबसे युवा देश में युवा आज खुदकुशी कर रहा है, लेकिन इस पर कोई बात करने वाला नहीं। जी। और एक अंत में आपसे, क्योंकि समय की कमी है आपके पास, तो एक पॉलिटिकल सवाल आखिर में। 2024 बहुत ज़्यादा दूर अब है नहीं, और अब जो है आपको पता ही है, जैसे नौकरियों की घोषणा हुई, ज़ाहिर-सी तौर पर माहौल का अंदाज़ा कहीं न कहीं है कि नौकरियों को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, महँगाई को लेकर लोग बहुत ज़्यादा खुश तो हैं नहीं, नाराज़गी है लोगों में। आपको लगता है कि 2024 जब तक आएगा, तब तक ये जो बेरोज़गारी और महँगाई का मुद्दा है, क्या ये 2024 में सरकार के खिलाफ बिल्कुल बहुत बड़ा, सरकार, अगर आप सीधे शब्दों में कहूँ, सरकार गिराने में, सत्ता से हटाने में क्या काम है? ऐसे मुद्दे जो हैं, वो आपको लगता है कि हटा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार गिराने में या सत्ता से हटाने में अगर कोई मुद्दा असरदार हो सकता है, तो वो यही है। अगर इस मुद्दे पर देश में एक व्यापक आंदोलन जैसी परिस्थिति बनती है, तब तो बहुत कठिन हो जाएगा इस सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव फिर से जीत पाना। अगर बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवाल पर अगले साल भर के अंदर एक बड़ा आंदोलन जिसका केंद्र हिंदी पट्टी के राज्य हो, ऐसा नहीं होता है, तो उसके बाद जो है अन्य बाकी जितने ऐसे मुद्दे हैं, जो इस वक़्त मोदी जी की राजनीति को सूट करते हैं, वो दिन-रात जिनको फेंकते रहते हैं अपने एजेंडा के हिसाब से, उसमें उलझा के पूरे देश को, पूरे देश की मीडिया को रखते हैं, तो फिर वो तो फिर से जीत जाएँगे। तो मुझे उम्मीद तो यही है कि देखिए, बेरोज़गारी और महँगाई जैसे सवाल पर अगर एक व्यापक स्तर पे अभियान चले, कैंपेन चले, उसी से बदलाव होगा। और मुझे लगता है कि देश के युवाओं को अब समझना पड़ेगा। हम लोग तो देखिए बहुत बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड ढंग से अब काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम साल भर के अंदर ये जो ऊर्जा है और जो असंतोष है एक मायने में, लेकिन वो सकारात्मक ऊर्जा भी है। वो असंतोष, आक्रोश जो है, वो डिस्ट्रक्टिव ना बने, वो कंस्ट्रक्टिव हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। अगले साल भर के अंदर में इस देश में एक बड़ा आंदोलन हो, और इस आंदोलन में इतनी संभावना है, जितनी बड़ी संख्या को ये कैटर करता है, कि संख्या और ऊर्जा के मामले में ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बनने की संभावना रखता है। आप देखिए, सिर्फ रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का होता है तो उसकी संख्या और ऊर्जा देखिए। सिर्फ अग्निपथ जी, का होता है तो संख्या और ऊर्जा देखिए। अगर जी। बेरोजगारी के खिलाफ एक व्यापक एकजुटता के साथ बड़ा आंदोलन होता है, तो उसकी संख्या और ऊर्जा ऐसी होगी कि वो देश की राजनीति की दशा-दिशा को तय कर देगा। और हम सब लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यह सकारात्मक काम, यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम हो इस देश में, और देश के युवाओं को हताशा और निराशा से निकाल कर उम्मीद और समाधान की तरफ ले जाया जाए। जी, क्योंकि अंत में आपने कह ही दिया कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड, यहाँ क्योंकि हमारा आपसे बात करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ पिन पॉइंट कर दिया जाए कि कहाँ गलत, कहाँ सही, लेकिन एक सॉल्यूशन के साथ आप निकल कर आए हैं, ये अच्छी बात है। इससे पहले भी आपने अपने प्रपोज़ल को लेकर आपने बताया कि आप शहर-शहर जा रहे हैं, राज्यों में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, और एक बड़ा आंदोलन जो है आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में, खास तौर पर 2024 से पहले जो आंदोलन है, वो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ करा जाएगा आपकी तरफ से। लेकिन अंत में एक छोटा-सा सवाल यही, आपको लगता है, क्योंकि आपने आरआरबी, एनटीपीसी का ज़िक्र किया, अग्निपथ का ज़िक्र किया, ये आंदोलन से क्या बहुत बदलाव जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आंदोलन से आ पाएगा? देखिए, आंदोलन से एक बड़ा स्टेप होगा। अब सिर्फ आंदोलन से नेचुरली नहीं होगा, क्योंकि जो राजनीतिक बदलाव है वो तो चुनाव के ज़रिए होता है हमारे लोकतांत्रिक देश में, और चुनाव के ज़रिए ही होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बड़ा आंदोलन होता है, तो ये स्थिति बनेगी देश में, एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ पे कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस गंभीर सवाल पे। और सरकार जब इस पर जवाब देने आएगी, तो सरकार बैकफुट पे होगी, तो नेचुरली उसका असर जो है चुनाव में भी पड़ेगा। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर उनमें वो समझ हो और उनमें वो अंडरस्टैंडिंग हो कि इन इश्यूज को कैसे आर्टिकुलेट किया जाए, इसको लेकर कैसे जो है समाधान दिखाया जाए, कैसे देश के युवाओं में उम्मीद जगाया जाए कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो वो बदलाव कर सकते हैं। अगर विपक्ष भी नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है कि देश के नौजवान जो है वो बिल्कुल जो है सो असहाय हैं। बिल्कुल संभव है कि इस देश के नौजवान खुद जरूरत पड़ने पर चुनाव लड़ें, और इस तरह के लोगों को, जिनको समझ ही नहीं आता कि ये कि इतने बड़े यूथ
नेशन के यूथ के साथ इनजस्टिस हो रहा हो और उनके साथ न्याय कैसे किया जाए, जिनको ये समझ ही नहीं आता, उनको फिर हक और अधिकार ही नहीं है कि कुर्सी पे बैठे रहें, सत्ता में बैठे रहें। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो अंतिम विकल्प यह भी है कि इस देश के युवा खुद चुनाव लड़ेंगे और बड़े से बड़े ताकतों को हराने की क्षमता रखते हैं। अरे देखिए आप, हमारे देश में आइडेंटिटी के नाम पे पॉलिटिक्स होती है ना निधि। लोग जी, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति कर ले जाते हैं, तरह तरह की पार्टियां। कोई 17% फलाना जाति, कोई 18% फलाना धर्म, कोई 20% फलाना जाति, तरह तरह के नाम पे राजनीति होती है और लोग हुकूमत करने लग जाते हैं। भाई आप 18%, 17%, 20% के नाम पे राजनीति कर लेते हैं। यहाँ देश के 70% युवाओं की बात हो रही है। आप उनको कितने दिन तक झुठलाते रहेंगे, उनके साथ अन्याय करते रहेंगे? वो तो सब कुछ पलट के रख देगा, आपका पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को उठा के पटक देगा। तो इसीलिए इस देश की सरकार को समझना चाहिए कि छलावेबाजी और ये मीडियाबाजी, इवेंटबाजी करने की बजाय बेरोजगारी पर सही में कोई सार्थक कदम उठाए। और हम सब नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में सब लोग सिर्फ मूक दर्शक न बने रहे, सामने आए, एकजुट होकर समाधान की दिशा में इस देश को ले जाए, उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाए। जी। अनुपम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और बहुत ही अच्छे मुद्दे पे, काम के मुद्दे पे हमने बात की यहाँ पर और सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपने बात की। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया निधि, आप हमेशा बात करती हैं इस मुद्दे पर, इसलिए आपका विशेष शुक्रिया। जी, धन्यवाद। और लोगों के बीच में और जो यूथ है उनके बीच में भी ज़रूर हम आएँगे और आपसे भी ज़रूर बात करेंगे कि युवाओं का इस पर क्या कहना है? ये मैं व जानना चाहती हूँ आज, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन ज़रूर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और बहुत-बहुत शुक्रिया। जरूर। बहुत-बहुत शुक्रिया।